हेलो फ्रेंड्स, आज हम अब तक की एक सबसे इंटरेस्टिंग नॉवेल की कहानी को सुनेंगे। एल्डस हक्सली द्वारा 1932 में आई नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड उस जमाने की एक वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन नॉवेल्स में से मानी जाती है। आज की साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें तो शायद कुछ ही सालों में यह एक साइंस फिक्शन नॉवेल नहीं बल्कि रियलिटी और इस दुनिया का सच होगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी, इस नॉवेल के लेखक एल्डोस हक्सली एक इंग्लिश राइटर और फिलोसोफर थे। हक्सली खुद साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट के परिवार से आते थे और खुद भी उनका साइंस में करियर बनाने की चाहत थी, लेकिन एक बीमारी ने उन्हें बचपन में ही पार्शियली ब्लाइंड कर दिया था, जिससे उनका साइंटिफिक करियर चल नहीं सका। पर हक्सली का साइंस के प्रति झुकाव कभी खत्म नहीं हुआ और उन्होंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड के रूप में एक मास्टरपीस साइंस फिक्शन नॉवेल लिख डाला। बात करें इनकी नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, तो यह एक डिस्टोपियन नॉवेल है, जिसका अर्थ है एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जहां सब कुछ बुरा या कहें तो मनहूस होता है। यह एक दिल दहलाने वाली ऐसे कल की कहानी है जहां सार्वभौमिक खुशी तभी हासिल हो सकती है जब इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और मनुष्य मनुष्यता से ही वंचित हो जाए। यहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी द्वारा नियंत्रण किया गया है और आर्टिफिशियल हैप्पीनेस के रूप में दर्शाया गया है। यह कहानी की शुरुआत साल AF 632 यानी आफ्टर फोर्ड 632 में होती है। आफ्टर फोर्ड इसलिए क्योंकि हेनरी फोर्ड को, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल के मास प्रोडक्शन में किए गए पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह इस कहानी में 600 इयर्स बाद इंसानों की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। कहानी की शुरुआत सेंट्रल लंदन हैचरी एंड कंडीशनिंग सेंटर के प्रोडक्शन फैक्ट्री से होती है। इस फैक्ट्री में इंसानों की उत्पादी की जाती है। फैक्ट्री के डायरेक्टर वहाँ के एक स्टूडेंट्स के गट को फैक्ट्री का भ्रमण करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ बच्चों का जन्म प्राकृतिक तरीके यानी इंसानों द्वारा नहीं बल्कि साइंस की मदद से औरतों के शरीर से उनकी ओवरीज को अलग करके होता है। यहाँ ओवा का उत्पाद करने वाली ओवरीज को आर्टिफिशियल रिसेप्टर्स के मदद से उपजाऊ बनाया जाता है और खास प्रकार के बॉटल में भरकर उनसे बच्चे को तैयार किया जाता है। स्टूडेंट्स वहाँ पर रखी विभिन्न प्रकार की मशीन्स और टेक्निक्स को देखते हैं, जिसके मदद से इन एम्ब्रियोज का प्रोडक्शन और कंडीशनिंग होता है। यह सारे एम्ब्रियोज वोकानोवस्की प्रोसेस की टेक्निक से गुजरते हैं, जहां अंडे को शॉक की मदद से 96 आइडेंटिकल एम्ब्रियोज में बांट दिया जाता है, जो सभी बॉटल्स के अंदर बड़े होंगे। 96 आइडेंटिकल एम्ब्रियोज में बांटने का मतलब है इस टेक्निक के मदद से एक ही प्रकार के 96 आइडेंटिकल बच्चे पैदा किए जाएंगे, जिनकी किस्मत, उनकी जगह और उनके आने वाले जीवन में उन्हें किस काम के लिए रखा जाएगा, यह सब कुछ वर्ल्ड स्टेट सोसाइटी में पहले से तयशुदा होता है। डायरेक्टर बच्चों को समझाते हैं कि यह सारा प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि वर्ल्ड स्टेट सोसाइटी का पॉपुलेशन सम्मान और तयशुदा हो। इस सोसाइटी में तयशुदा किस्मतों के मुताबिक जन्मे बच्चों को 5 हिस्से या कहें तो 5 कास्ट यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन में उनके जन्म से पहले ही बांट दिया जाता है। अल्फा और बीटा वाले एम्ब्रियो को कोई शॉक या कहें तो वोकानोवस्की प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है, क्योंकि यह वर्ल्ड स्टेट के सबसे हाई रैंकिंग कास्ट थे, जो शारीरिक स्तर पर बेहतरीन होने के साथ साथ दिमाग से भी सबसे ज्यादा तेज, और इनका चुनाव लीडर्स बनने के लिए किया जाता था। फिर थे गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, जो मजदूर और नीचे कास्ट के उत्पाद थे, जिनके पास थोड़ा या बहुत कम दिमाग होता था। वर्ल्ड स्टेट का मूल था कम्युनिटी, आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी। कम्युनिटी के हिसाब से वो जन्म लेने वाले के कास्ट को तय करते थे कि वो अल्फा होंगे या एप्सिलॉन। आइडेंटिटी इसी कास्ट डिवीजन का एक हिस्सा था और स्टेबिलिटी तब आता था जब वो तय करते थे कि किसके पास कितना दिमाग होगा। यह सब कुछ एक प्रकार के तानाशाही साम्राज्य का हिस्सा था, जहाँ खुद की सोच और समझ रखने वालों को नकारा जाता था और ऐसे इंसानों की उत्पादी की जा रही थी जिनका वर्ताव और दिमाग दोनों पर वर्ल्ड स्टेट सोसाइटी नियंत्रण पा सकती थी। डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि वो अब पॉटस्नैप्स टेक्निक की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ वो 2 साल के अंदर सिर्फ एक औरत के ओवा और एक आदमी के शुक्राणु के मदद से 100 से 1000 बच्चे तक को जन्म दे सकते थे। उनके फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल से 16,000 समान बच्चों को एक बार में जन्म भी दिया जा चुका था। यह सभी प्रोसेस में बच्चों को बीच बीच में हिलाया जाता था ताकि उन्हें माँ की प्राकृतिक पैदाइश जैसा अनुभव हो और वो मूवमेंट को समझ पाएं। यह पहले से तय किया जाता था
कौन सी लड़की को जन्म से ही स्टेरिलाइज किया जाएगा ताकि वो कभी प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा ही ना कर पाए। इन औरतों को फ्री मार्टिन्स का नाम दिया था। ऑक्सीजन की कमी और अल्कोहल ट्रीटमेंट से छोटे कद और कम दिमाग वाले नीचे कास्ट को जन्म दिया जाता था। वो बच्चे ठंड के लिए तैयार किए जा रहे हैं या गर्म को सहने के लिए, यह सब कुछ पर वर्ल्ड स्टेट और उनके साइंटिस्ट्स का नियंत्रण था। इसके साथ ही साथ बच्चे के जन्म होने के बाद से उन्हें हाइप्नोपीडिया के प्रोसेस यानी स्लीप टीचिंग से गुजरना पड़ता था, जो इन जन्मे नवजात बच्चों को उनके नींद में ही उनके कास्ट के मुताबिक उनके लिए उचित ज्ञान को प्रदान कर देता था। बचपन से ही बच्चों के अंदर से कोई भी प्रकार की भावना या उनका अलग अस्तित्व को खत्म कर दिया जाता था और उनके अंदर से किसी भी प्रकार के लंबे रिश्ते का मोह को मार दिया जाता था, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दूसरे के लिए बने थे। कोई भी औरत और मर्द किसी भी और कितने भी औरत और मर्द के साथ संबंध बना सकता था। उन्हें ऊपर वाले और सही गलत से भी अलग कर दिया गया था ताकि आसानी से उन पर नियंत्रण पाया जा सके। कुछ हद तक इन लोगों के ऊपर वाले फोर्ड थे, क्योंकि उन्होंने ऑटोमोबाइल में समानता को जन्म दिया था और यह लोग भी इंसानी समानता का प्रतीक थे। वो फोर्ड को याद करते थे और फोर्ड की याद में ऑर्गी पॉर्गी गीत पर नाच भी लिया करते थे। डायरेक्टर और उनके साथियों ने मिलकर पुराने सरकार जो समाज और सामाजिक रिश्ते जैसे माँ बाप, फैमिली लाइफ, इनको अहमियत दिया करते थे, उनसे 9 साल की जंग के बाद अपना वर्ल्ड स्टेट की ताकत को हासिल किया था, जहां उन्होंने प्राकृतिक जन्म पर बैन लगाया और पुराने सारे अस्तित्व को मिटाया ताकि लोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। पर साइंस के माध्यम से भी जन्मे यह सभी इंसान की ही नस्लें थी और इंसान की सोच पर नियंत्रण पाना शायद इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए वर्ल्ड स्टेट की तानाशाही सरकार लोगों को हर हफ्ते सोमा नामक एक ड्रग्स का कोटा देती थी, जिसके मदद से लोग सोचने की बजाय भ्रमित होकर रहने लगे थे और इसी तरह उन पर नियंत्रण पाना भी आसान था। वर्ल्ड स्टेट को लोगों के सोमा ड्रग्स की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो अपने असली एहसासों से भागने हर वक्त सोमा ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। इस समाज का नायक था बेर्नार्ड मार्क्स, जो था तो एक अल्फा मर्द, पर जन्म के वक्त उसके खून में गलती से शराब की मिलावट के वजह से उसका कद छोटा हो गया था। अल्फा मर्द जो अपनी लंबी कद के लिए जाने जाते थे, बेर्नार्ड का उसके कास्ट के लोगों के मुताबिक छोटा कद अक्सर उसके दिमाग और दिल में क्रोध, असुरक्षा, बेचैनी और जलन को भर दिया करता था। इसके साथ ही साथ बेर्नार्ड वर्ल्ड स्टेट के सोच के साथ मेल नहीं बना पाता था, क्योंकि बेर्नार्ड को किसी भी औरत के साथ संबंध बनाना पसंद नहीं था। वो प्यार की तलाश करता था। उसे प्यार के बातें को अकेला रखना पसंद था और प्यार के दिखावटी प्रदर्शन से वो दूर रहना चाहता था। बेर्नार्ड को वर्ल्ड स्टेट की सरकार द्वारा दिखाई गई बेमायने और नकली खुशी की दुनिया से अलग एक सच्ची खुशी की तलाश थी। बेर्नार्ड की तरह ही वर्ल्ड स्टेट में उसका एक दोस्त था, हेलमटॉस, जो उसके ही तरह अल्फा मर्द था, पर वो दिखने में बेर्नार्ड से अलग था। वो अल्फा मर्दों की तरह लंबा, आकर्षक और खेल कूद में आगे था। इसी वजह से लड़कियां हेलमटॉस पर जान छिड़कती थी। हेलमटॉस अपने तरह अल्फा मर्दों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान था और यही वजह थी जो उसे बेर्नार्ड से जोड़ती थी। हेलमटॉस की बुद्धिमानी उसके खुद के सोच को जन्म देती थी, जो उसे वर्ल्ड स्टेट समाज के सोच का अधीन होने से रोकती थी। वर्ल्ड स्टेट के प्रति आक्रोश दोनों दोस्तों का एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का कारण था। वर्ल्ड स्टेट में वहाँ के सोच के साथ पूरी तरह से खुश रहने वाली लड़की थी लेनिना, जो अक्सर उसके साथ वक्त बिताने वाले मर्दों को बदल दिया करती थी। कुछ दिनों से वो बेर्नार्ड के प्रति आकर्षित हो रही थी और अब बेर्नार्ड के साथ वक्त बिताने का फैसला कर रही थी। पर बेर्नार्ड लेनिना से मोहब्बत करना चाहता था और यूं ही समय काटना नहीं। लेनिना को बेर्नार्ड का बर्ताव अजीब लगता था, क्योंकि बेर्नार्ड सोमा ड्रग्स लेकर लेनिना के साथ शारीरिक संबंध बनाने में यकीन नहीं रखता था, बल्कि वो बिना ड्रग्स के उसके साथ बातें करने और वक्त बिताने में दिलचस्पी रखता था। बेर्नार्ड लेनिना को एहसासों के माध्यम से कई बार समझाना चाहता था, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए पर भावनाओं के मामले में वो हमेशा एक बच्चा ही रहता है। पर लेनिना हाइप्नोपैडिक लर्निंग यानी स्लीप लर्निंग से सीखे बातों से बेर्नार्ड को चुप कराने की कोशिश करती थी। यही सब कारणों के वजह से वर्ल्ड स्टेट के डायरेक्टर और बेर्नार्ड के बीच अच्छी जमती नहीं थी। बेर्नार्ड वहाँ के सोच से अलग सवाल उठाने वालों में से था। बेर्नार्ड का यूं अपने सोच को जाहिर करना वर्ल्ड स्टेट की नींव के खिलाफ था।
डायरेक्टर को यह डर था बर्नार्ड का यह बर्ताव उनके सामाजिक संतुलन को बिगाड़ सकता था और लोगों पर लाया उनका नियंत्रण को खराब कर सकता था। इसके अलावा बर्नार्ड को भी डायरेक्टर से निजी मतभेद थे, क्योंकि डायरेक्टर बर्नार्ड को असमर्थ और घटिया समझता था। अपने सोच और वर्ल्ड स्टेट के सोच के बीच उलझनों में जूझ रहा बर्नार्ड सैवेज रिजर्वेशन जाना चाहता था। सैवेज रिजर्वेशन एक ऐसी जगह थी जहां अभी भी पारंपरिक नियम चलते थे और बच्चों का जन्म वही प्राकृतिक तरीकों से हुआ करता था। सैवेज रिजर्वेशन में वर्ल्ड स्टेट का कानून अभी भी नहीं चलता था। अक्सर जो लोग वर्ल्ड स्टेट के कानून का उल्लंघन करते थे या वर्ल्ड स्टेट के संतुलन के लिए खतरा बनते थे, उन्हें सैवेज रिजर्वेशन एक सजा के तौर पर भेज दिया जाता था। कभी कभी सोशल एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी लोगों को यहाँ भेजा जाता था ताकि वहाँ के लोगों को देखा जा सके, और कई बार सैवेज रिजर्वेशन को वर्ल्ड स्टेट के सिटीजन्स को इस तौर पर दिखाया जाता था ताकि वो जान सके वर्ल्ड स्टेट में उनकी नियंत्रित दुनिया कितनी अच्छी है। बर्नार्ड, जो वर्ल्ड स्टेट के कठोर कानून और नियंत्रण के तरीकों से अब पूरी तरह हताश हो चुका था, वो असली आजादी और खुद के व्यक्तित्व का एहसास करने सैवेज रिजर्वेशन जाना चाहता था। बर्नार्ड लेनिना को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो ज्यादा वक्त लेनिना के साथ बिता पाए और इसे इम्प्रेस कर पाए। किसी तरह बर्नार्ड को डायरेक्टर से लेनिना के साथ वर्ल्ड स्टेट जाने की अनुमति मिल जाती है, पर इसी दौरान डायरेक्टर भावुक हो उठता है, जो वर्ल्ड स्टेट के नियम के खिलाफ था, और डायरेक्टर बर्नार्ड को बताता है कैसे 25 साल पहले वो अपने साथ एक बीटा माइनस लड़की को सैवेज रिजर्वेशन लेकर गया था और एक तूफान में वो उस औरत से बिछड़ गया। डायरेक्टर बहुत उदास होता है क्योंकि अक्सर यह वाक्य डायरेक्टर के सपने में भी आते थे, पर यह कहने के बाद डायरेक्टर को एहसास होता है उसने वर्ल्ड स्टेट के समाज के विरुद्ध काम किया है, और वो बर्नार्ड पर भी चिल्लाता है क्योंकि बर्नार्ड के कारण ही था कि डायरेक्टर यूं भावुक हो उठा, और डायरेक्टर बर्नार्ड को आइसलैंड भेज देने की धमकी देता है, जो इंग्लैंड में मिले आधुनिकता और सुविधाओं से पीछे था। बर्नार्ड लेनिना के साथ सैवेज रिजर्वेशन पहुंच जाता है। जो चीज वो दोनों सैवेज रिजर्वेशन में देखते हैं वो सब उनके समझ से बाहर था। वहाँ भारतीय थे और उनके तरीके पारंपरिक और प्राकृतिक थे। यहाँ बर्नार्ड और लेनिना ने बुढ़ापा, बीमारी और गरीबी सब चीजों का अनुभव कर पा रहे थे। यहाँ लोग ऊपर वाले को जानवरों की बलि भेंट कर रहे थे और एक अलग ही धुन में थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक सुनहरे बालों वाले और नीले आंखों वाले लड़के से होती है, जो था तो सैवेज रिजर्वेशन का, पर उसके रंग के वजह से वहाँ पर लोग उसे अपनाने तैयार नहीं थे। उस लड़के का नाम जॉन था। जॉन बताता है उसकी माँ बिल्कुल लेनिना की तरह थी, जो सालों पहले यहाँ आई थी, और कुछ शिकारियों ने उसकी माँ की जान बचाते हुए उनकी मदद की थी। बर्नार्ड समझ जाता है जॉन की माँ वही औरत है जिसके साथ डायरेक्टर 25 साल पहले यहाँ आया था और वो आंधियों में गुम हो गई थी। जॉन लेनिना और बर्नार्ड को अपनी माँ लिंडा से मिलवाता है, जो अपने तरह के लोगों से मिलकर बहुत खुश होती है। लिंडा उन्हें कहती है वो कब से अपने तरह के लोगों से मिलने तरस रही थी और वो ना जाने यहाँ कैसे कैसे प्रकार के देसी शराब का उपयोग करके रहती थी ताकि वो सोमा ड्रग्स की कमी को पूरा कर पाए। लिंडा के मुताबिक उसने डायरेक्टर के साथ पूरी सावधानी बरती थी ताकि वो गर्भवती न हो जाए। उसके बावजूद भी वो डायरेक्टर के बेटे जॉन से गर्भवती हो गई थी। लिंडा के मुताबिक भारतीय लोग गंदे और पागल से होते हैं और यहाँ वो वर्ल्ड स्टेट की सफाई और सभ्यता को अब तरस चुकी थी। लिंडा ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो अपने बेटे जॉन को वर्ल्ड स्टेट के सभ्य समाज के गुण सिखा पाए, पर जॉन, जिसने इतना वक्त भारतीयों के साथ बिता लिया था, वो सभ्य समाज के व्यवहार से काफी दूर हो चुका था। जॉन बर्नार्ड को बताता है भारतीय समाज में लिंडा की कोई इज्जत नहीं थी क्योंकि वो वर्ल्ड स्टेट के सोच में घिरी थी और वह किसी भी मर्द के साथ संपर्क बनाने से पहले संकोच नहीं करती थी, जो भारतीय समाज के नियमों से विपरीत था। इसलिए वो वहाँ के औरतों से मार भी खा लिया करती थी। जॉन भले ही भारतीय संस्कृति सीखने की और अपनाए जाने की कोशिश करता था, पर इस समाज के लिए वो सिर्फ एक बाहर वाला था। जॉन और बर्नार्ड दोनों ही जिस समाज में रह रहे थे वहाँ पूरी तरह से स्वीकारे नहीं गए थे। बर्नार्ड जॉन को अपने साथ वर्ल्ड स्टेट ले जाने की योजना बनाता है। बर्नार्ड सोचता है वह जॉन को डायरेक्टर के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगा और आइसलैंड जाने से बच जाएगा। लिंडा भी उनके साथ जाने तैयार थी। बर्नार्ड वर्ल्ड स्टेट के कंट्रोलर मुस्तफा मॉन्ट से बात करता है और अपने साथ जॉन और लिंडा को वापस लेने की इंतजामात करता है। यहाँ रिजर्वेशन में
जब जॉन लेनिना को अकेले में देखता है, वो लेनिना की खुशबू और खूबसूरती से उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। पर जॉन भी शेक्सपियर को पढ़ने वाला और सच्चे प्यार में यकीन रखने वालों में से था। बर्नार्ड को वर्ल्ड स्टेट पहुंचते ही डायरेक्टर यह फैसला लेते हैं कि वो बर्नार्ड को सजा के तौर पर अब आइसलैंड भेज देंगे और सभी कर्मचारियों के सामने बर्नार्ड की बेइज्जती करते हैं। हंसता हुआ बर्नार्ड लिंडा को डायरेक्टर के सामने पेश कर देता है। पूरे समाज के सामने डायरेक्टर को तुरंत पहचानते हुए लिंडा डायरेक्टर को उसके नाम से बुलाती है और उसे गले लगाने दौड़ जाती है। सभी के सामने डायरेक्टर शर्मसार हो जाता है और लिंडा को पीछे ढकेल देता है। लिंडा नाराज होकर सबके सामने कह डालती है कैसे डायरेक्टर ने उसे गर्भवती अवस्था में डालकर रिजर्वेशन में छोड़ दिया था, और जॉन भी सभी के सामने आकर डायरेक्टर को अपना पिता बुला लेता है। इस वाक्य के बाद डायरेक्टर को अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ता है। बर्नार्ड एक पल में सबके नजर में हीरो बन जाता है। लोग बर्नार्ड की मदद से जॉन को और भी जानना चाहते थे, क्योंकि जॉन उनके लिए एक एलियन जैसा अद्भुत प्राणी था। लिंडा जानती है सोमा ड्रग्स लेने के वजह से अब उसकी मौत हो जाएगी। उसके बावजूद भी वो सोमा ड्रग्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेने लगती है। पहला कारण यह था कि लिंडा अपने सभ्य समाज में आकर बेहद खुश थी। दूसरा, वो दुखी थी क्योंकि अब लोग उसे सभ्य समाज का हिस्सा नहीं समझ रहे थे। इधर लेनिना जॉन को अपने साथ डेट पे ले जाने मना लेती है। लेनिना को जॉन के साथ बस शारीरिक संबंध चाहिए था, पर जॉन इन सब के लिए अभी तैयार नहीं था। बर्नार्ड अपने घर पर लोगों को अब बुलाता है ताकि वो लोग जॉन से मिल पाएं और बर्नार्ड की वाहवाही हो, पर जॉन अपने नुमाइश के लिए अब तैयार नहीं था। जब लेनिना को यह बात पता चलती है कि जॉन पार्टी में नहीं आएगा, पहली बार लेनिना को एक खालीपन और तकलीफ का एहसास होता है। लोगों के सामने होने वाली शर्मिंदगी की वजह से जॉन को सामने न रख पाना और यह शर्मिंदगी की वजह से बर्नार्ड इस बार बहुत सारा सोमा ड्रग्स ले लेता है, क्योंकि जॉन लेनिना की करीबियों पर उसी तरह से बर्ताव नहीं कर रहा था जैसा लेनिना चाहती थी। वो जॉन को ना पा सकने का दर्द से पागल सी हुई जा रही थी, इस हद तक कि उसने जॉन के सामने खुद को निवस्त्र तक कर डाला। पर जॉन को सच्चे प्यार की तलाश थी, शारीरिक नहीं। इधर सोमा ड्रग्स के प्रभाव से लिंडा की हालत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। जॉन जब वहां जाता है वो वहां का माहौल देखकर नाराज और पागलों सा महसूस करने लगता है। लिंडा की मौत की हालत पर वर्ल्ड स्टेट की साइंटिफिक तरीके से जन्मे सामान बच्चों का एक गठ को लिंडा के पास लाया गया था और वो लिंडा के मौत का मजाक उड़ा रहे थे। उन बच्चों को लिंडा का मौत एक खेल के रूप में दिखाया गया था। इसके पीछे का कारण यह था ताकि बच्चों को मौत से दोस्ती करा दी जाए और उनके अंदर से मरने या किसी के खोने के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। यह देखकर जॉन का उन बच्चों के साथ हाथापाई हो जाता है। लिंडा नहीं बचती है और उसकी जान चली जाती है। जॉन जब हॉस्पिटल से निकलने लगता है वो देखता है कैसे बच्चे सोमा ड्रग्स का कोटा पाने के लिए लाइन में खड़े थे। आक्रोश में भरा जॉन सबको सोमा ड्रग्स के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वो उन्हें एहसास दिलाना चाहता था वो जो ले रहे थे एक प्रकार का जहर है, और सोमा की बोतल को छीनकर फेंकना शुरू कर देता है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि पुलिस आती है और पुलिस को हवा में सोमा का धुआं देना पड़ता है ताकि वो आक्रोश से भरी भीड़ को रोक पाए। वर्ल्ड स्टेट के कंट्रोलर्स जॉन को उनके सोसाइटी का सोशल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा की तरह उनके साथ रखना चाहते थे। वो जॉन को अब उसकी आजाद जिंदगी में लौटने नहीं देना चाहते थे। शेक्सपियर को पढ़ने वाला जॉन दर्द में अपनी खुशी को ढूंढने लगा और वो एक लाइट हाउस में जाकर छुप गया और खुद पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया था। एक जर्नलिस्ट ने जॉन की कुछ फोटो और वीडियो बनाई थी जिसे देख लोग पागल हो गए और दूर दूर से जॉन को खुद को मारने का तमाशा देखने आने लगे। यह देख जब लेनिना उससे मिलने लाइट हाउस आती है, जॉन लेनिना पर भी कोड़े बरसाने लगता है। यह सब देखने के बाद भीड़ एक बार फिर ऑर्गी पॉर्गी गीत गाती है और नाचने लगती है। जॉन लेनिना के प्रति अपने बर्ताव और वर्ल्ड स्टेट की दुनिया से अब पूरी तरह हताश हो जाता है। दूसरे दिन जब लोग जॉन का तमाशा देखने आते हैं वो जॉन को फांसी पर लटका हुआ पाते हैं।
अंत में बर्नार्ड को एक ऐसे आइलैंड पर भेज दिया जाता है जहां उसके व्यक्तित्व की कदर हो और वो वर्ल्ड स्टेट के संतुलन को और न बिगाड़ पाए। जॉन के मौत के साथ साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, सुनने में तो यह साइंस फिक्शन लगे, पर मेरे ख्याल से हमारा कल अब इस काल्पनिक दुनिया से ज्यादा दूर नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।